तो बच्चों आज हम लोग जो है पढ़ेंगे बोर्ड स्पेशल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ये एक फिनोमिना है जिसमें जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो, क्या बोला मैंने कि जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उस रिलेटिव मोशन की वजह से जो कॉइल होती है उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स या उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इस वजह से क्या होता है कि कॉइल के एंड पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जिस कारण उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगती है, फ्लो होने लगती है। इसी पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या एक दूसरे के सापेक्ष दोनों गति कर रहे हैं तो कॉइल के एंड पर क्या हो जाता है, एक ईएमएफ आ जाता है, विद्युत वाहक बल लगने लगता है, जिस वजह से उस कॉइल के अंदर यानी उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे परिघटना को, इस पूरे घटना को हम लोग या इस पूरे फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सो नाउ इस इंग्लिश में हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। किसके वजह से? तो ड्यू टू अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल और क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, तो अब आगे इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा एक फिनोमिना है, इस चीज़ को दिखाया कि भाई उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे और हेनरी ने। तो फैराडे और हेनरी ने क्या किया कि कॉइल लिया और कॉइल के साथ एक मैग्नेट लिया। अब आपको दिख रहा है पहला फिगर ए में कि कॉइल अपनी जगह मान लो रखा है और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल को हम पास में लेके आ रहे हैं, यानी कॉइल अपनी जगह है और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम पास में लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कुछ वैसा ही है, समझ लो कि अगर मान लिया जाए कि ये हमारा एक नॉर्थ पोल था और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे ही मीट हो रही हैं। समझना इस फिगर को जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक समझना। एक कॉइल को यहाँ रखा है, एक कॉइल यहाँ रखा है और एक कॉइल यहाँ रखा है। अब तीनों पोजीशन में क्या देख रहे हो कि यानी कि कॉइल मैग्नेट के पास में आ रहा है या मैग्नेट कॉइल के पास में जा रहा है, तब भी यही सीन होगा कि पहले दूर था तो इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही थी, बहुत कम जा रही थी, सिंगल एक लाइन केवल दिख रहा है जो इसमें से पास कर रही है। जो कॉइल की ये पोजीशन है इसमें हमको दिख रहा है कि 1 2 3 मैग्नेटिक और एक 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से पास हो रही हैं। और यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस कॉइल में से पास कर रही हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास कर रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके एंड पर यानी जो कॉइल के एंड है या ये इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है, यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 है और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स φ3 है। तो हमने देखा क्या कि φ3 की वैल्यू ज़्यादा है, φ2 का कम है, अब φ1 का सबसे कम है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सबसे कम है, कोई दिक्कत वाली बात। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे इस हमारे जो कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू φ1 है और केवल एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से केवल पास कर रही है, ये वाली। इस वाले में 1 2 3 4 पास कर रही हैं, तो इसमें 4 पास कर रही हैं और इसमें कितनी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाले कॉइल से पास कर रही हैं। तो कुल मिला के इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसका कम होगा और इस वाले का सबसे कम होगा। तो हमने क्या देखा कि भाई इस सिचुएशन में यानी जब नॉर्थ पोल और कॉइल बहुत पास में है या ये कॉइल जब मैग्नेट के पास में ऐसे आ रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। यानी तो हम कह सकते हैं ना कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो तो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उसी चेंज की वजह से कॉइल के एंड पर क्या हो जाता है, एक ईएमएफ स्टैब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से इस कॉइल में एक इलेक्ट्रिक करंट स्टैब्लिश हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और इसी चीज़ को हेनरी और फैराडे ने शो किया था। इसी चीज़ को किसने शो किया था? हेनरी और फैराडे ने। तो देखो बच्चों, अब समझते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल। तो हमारा डिफ्लेक्शन यानी यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कॉइल के एंड पर हमने लगा दिया है जो ये डिटेक्ट करने के काम करता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट है कि
नहीं है। तो ये नीडल हमारी ऐसे थी और ये डिफ्लेक्ट हो गई। इट मीन्स कि इसमें जब ये नॉर्थ पोल हमारे कॉइल के पास में धीरे धीरे आ रहा था तो इसमें कोई एक करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा होगा और उस ईएमएफ की वजह से ही इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट स्टैब्लिश हो रही है। तो ये गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट होने लगा। फिर हमने कहा कि अच्छा चलो नॉर्थ पोल को अब जो है दूर लेके चलते हैं। सेकेंड फिगर, नॉर्थ पोल को हम दूर लेके जाने लगे तो जो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, इधर से ऐसे 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 फ्लो हो रहा था, अब हमने क्या देखा कि जब नॉर्थ पोल को हम वापस ले जाने लगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज करने लगा इस कॉइल से। भाई यहाँ देखो तो 1 2 2 3 4 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पास कर रही हैं। इसमें देखो तो 1 2 3 4 हैं, ठीक है। तो इसमें केवल 4। तो अब जैसे जैसे नॉर्थ पोल को हम कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं तो हमने देखा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक विद द कॉइल डिक्रीज करने लगा। जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से कम होती जाएंगी। तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, यानी करंट अब ऐसे 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 फ्लो होने लगा, उल्टा फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया है ना। अभी इधर देखो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब देखो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा अच्छा चलो मोशन इसका रोक देते हैं। तो हमने मैग्नेट का मोशन हमने रोक दिया, कोई मोशन नहीं, एकदम कांस्टेंट कर दिया। जब कांस्टेंट कर दिया तो भाई किसी इंस्टेंट पे मान लो यानी कि t1 टाइम पे 1 2 3 4 लाइंस पास कर रही हैं, तो t2 इंस्टेंट पे भी तो हमारी इतनी ही लाइन पास करेगी, t3 इंस्टेंट पे भी हमारी इतनी ही लाइन पास करेगी। तो यानी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसमें चेंज हो ही नहीं रहा था तो हमें इसके एंड पर कोई ईएमएफ नहीं मिला, जिसकी वजह से इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा है। दैट्स वाई गैल्वेनोमीटर ने कोई रीडिंग शो नहीं की, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो की, वो अपने इनिशियल स्टेट में रहा, ठीक है। तो इस वजह से हेनरी और फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बात तो बोल दिया कि भैया ऐसा है कि अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन हो रहा हो तो उस मोशन की वजह से कॉइल के एंड पर एक ईएमएफ सेटअप हो जाता है, प्रोड्यूस्ड हो जाता है, जिसके कारण इस पूरे कॉइल में एक इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश हो जाती है, जिस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको भी हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। और जो करंट फ्लो करती है उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब इसके बाद फैराडे ने अपने अलग अलग लॉस दिए, उनमें से उनके लॉस क्या थे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब लॉस पढ़ते हैं। अब देखो, अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लॉ ऑफ देयर आर टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ए एंड बी। ए में बोला गया फैराडेज लॉ विच प्रोवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड सेकेंड लेंज लॉ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले हम सीखते हैं फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो फैराडे लॉ ने ये बताया कि भाई जैसे ये हमारा एक मैग्नेट था और ये हमारा एक कॉइल था, ये हमारा मान लो क्या है, कॉइल है, ये मैं ठीक, और इन सभी कॉइल के एंड पर हम लगा देते हैं कुछ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इन सभी कॉइल के एंड पर हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, ठीक। अच्छा, ये आदमी जैसे लग रहे हैं, लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझो कि ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप लोग ध्यान से देखो तो इस वाले में कितने, इस वाले जो ये सिचुएशन है यानी 1 2 3, हमने क्या देखा, मान लो कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है या φb1 कह लो या φb = 1 कह लो, और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू φb2 है और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू φb3 है। तो क्या होगा, इसमें देखो 1 और 2 और 3 लाइन पास कर रही हैं, तो मान लो कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 3 है। इसमें कितना कर रहा है, 1 2 3 4 5 कर रहा है, तो इसमें वैल्यू हमने कितना लिख लिया, 5 लिख लिया। इसमें कितना कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कर रहा है 8, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 8 है। तो हमने क्या देखा कि भाई एक कॉइल के 3 अलग अलग पोजीशन पे, तो यहाँ पे होगा तो मान लिया किसी t1 इंस्टेंट पे कॉइल होगा, इस पोजीशन में होगा तो किसी t1 इंस्टेंट पे होगा, यहाँ पे होगा तो किसी t2 इंस्टेंट पे होगा, और यहाँ किसी t3 टाइम पे होगा। यानी इसकी पोजीशन, भाई अगर कॉइल को मान लिया कि हम इसको मैग्नेट के पास में लेके जा रहे हैं तो किसी टाइम पे ये पोजीशन 1 में होगा, किसी टाइम पे ये पोजीशन 2 में होगा और किसी टाइम पे पोजीशन 3 में होगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमने क्या देखा कि फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइम इंटरवल भी लग रहा होगा फ्लक्स में चेंज होने में। तो फैराडे ने ये बताया
कि जो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, क्या बोला कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और ये डेल्टा टी रेट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी कैसे, नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द या इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो ईएमएफ कॉइल के एंड पर, यानी यहाँ पे जो ईएमएफ हमारा आएगा कि भाई यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ये यहाँ पे ऐसे मान लो कम डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जैसे जैसे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग करंट इसमें फ्लो कर रही है, उस हिसाब से इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बताया। अब मान लेते हैं कि एक सिंगल कॉइल है, या यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, E इक्वल टू कोई कांस्टेंट माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, के की प्रैक्टिकल वैल्यू 1 लेते हैं, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अब अगर कॉइल, इफ कॉइल कंटेन n टर्न्स, कितने टर्न्स, n टर्न्स, तो हमारा जो ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ ये ऑल्सो n टाइम इंक्रीज हो जाता है, ये ऑल्सो n टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू डायरेक्ट बोल सकते हो, यहाँ से भी बोल सकते हो। अच्छा, इसका कैलकुलस मेथड में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो डी फाई बी अपॉन डी टी, अगर कॉइल कंटेन n टर्न्स तो हमारा ईएमएफ भी n टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत होने वाली बात या कोई किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकल के आता है, क्योंकि वहाँ पे भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज है वो भी कॉइल के रोटेट होने की वजह से ही, यानी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल, हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल हमारा घूमने के वजह से ही तो ईएमएफ वहाँ पे भी आ रहा है, तो वो यही ईएमएफ है। तो अब समझो उसका वाला कॉन्सेप्ट भी, इक्वेशन, इसका पूरा फाइनल इक्वेशन देखो, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, पूरा फाइनल इक्वेशन समझो कि क्या सीन है कि ईएमएफ वाला जो हमको मिला इसके हिसाब से वो क्या मिला कि भैया E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। अब चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होता है तो बी ए कॉस थीटा, और थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा टी, तो यहाँ फाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी ए कॉस ओमेगा टी। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी बाई डी टी यहाँ लगा दें, डी बाई डी टी यहाँ लगा दें, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, बी ए तो हमारा कांस्टेंट है, तो बी ए कॉस ओमेगा टी आ गया। अब कॉस ओमेगा टी का क्या आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, तो हमारा आ गया माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखो डी फाई बी अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब ये वैल्यू हम उठा के फिर से कहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस एन हो गया। डी फाई बी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, हमने रख दिया कि माइनस बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा कितना, तो एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। याद रहे ओमेगा टी हमारा क्या है थीटा है, याद रहे ओमेगा टी हमारा क्या है थीटा है। तो अब अगर हम मान लें कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो ये वैल्यू हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। और ई मैक्स को हमने क्या लिखा ई नॉट, तो हमारा क्या हो जाएगा इसी इक्वेशन में, ध्यान से कि ई के जगह हमने ई नॉट लिख दिया। अब बचा कितना एन बी ए ओमेगा, क्योंकि इसकी जगह तो हमने साइन थीटा की जगह तो 90 ले लिया, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी क्या आ गया एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। तो इसी इक्वेशन में ज़रा ध्यान से आप लोग देखना बच्चों कि ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है, अब इसी इक्वेशन में हम ई बराबर एन बी ए ओमेगा के जगह क्या ई नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू यही है एन बी ए ओमेगा। तो आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यही हमारा क्या है
अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन कह लो, यही अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या फाइनल रिजल्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये जनरल फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो रिटन एज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और सबको याद होना चाहिए कि ये जो ओमेगा है ये वही है 2πf, ठीक है। ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। और f को हमारा जनरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जैसे हमारा होता है ना कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सिमिलरली अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो ये वहां से लिया गया है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्लास 11th में ये सब सीखा होगा, ठीक है, या वेव वगैरह वाले चैप्टर जितने हैं पीरियोडिक वाले, उन सब में ये सब आपको बताया जाता है, SHM वगैरह में आपको बताया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। तो हमने ये सीख लिया फैराडे लॉ क्या होता है। अब फैराडे लॉ में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू थी वो हम लोगों ने सीखा कि भाई फार्मूला तो उन्होंने ये दिया, और इस फार्मूले पे जब हमने वैल्यू रख के सिंप्लीफाई किया तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब सीखते हैं लेंज लॉ क्या था, अब सीखते हैं लेंज लॉ। देखो, अब दूसरा हमारा जो लॉ था वो है लेंज लॉ। अब लेंज लॉ में ये बताया गया, क्योंकि इसमें हम लोग क्या इक्वेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें ये बताया कि भाई जो इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट है उस सर्किट में इज सच दैट कि इट अपोजेस द कॉज और चेंज विच प्रोड्यूसेज इट। इसका मतलब क्या है कि भैया जिस रीजन से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आया है ये उसी कॉज का अपोज करता है, उसी कारण का अपोज करता है जिसके वजह से वो खुद प्रोड्यूस हुआ है। तो सवाल उठता है सर प्रोड्यूस किसकी वजह से हुआ है, तो हमने ये कहा भाई प्रोड्यूस तो हुआ है कि अगर एक कॉइल और एक मैग्नेट आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे थे, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा सिंपल सा फंडा है कि लेंज लॉ में साफ साफ लिख दिया जाता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है ये उसी कारण को अपोज करता है जिस वजह से खुद वो उत्पन्न हुआ है, खुद वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका डिफिनेशन है और ये इजी सा लॉ था। और इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स है, मोशनल ईएमएफ वगैरह है, बाकी इसकी प्रूविंग वगैरह है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं हम लोग।